हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम लोग कल का क्विकली रिविजन करेंगे। सबसे पहले तो अभी विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया 6 जुलाई को। इसके अलावा भारत में सूक्ष्म उधार लेने के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच गया है बिहार, सेकेंड पर तमिलनाडु है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए आधव अर्जुन। और जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ। गूगल ने भारतीय नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। और वहीं गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी है। अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने 12वीं पास करने वाले जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटर देने की घोषणा की है। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीत लिया है। और मेटा ने अभी हाल ही में थ्रेड्स नाम से एक ट्विटर का किलर ऐप लॉन्च किया है, मतलब ट्विटर की तरह ही एक ऐप लॉन्च किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट दे दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया कि क्विकली रिविजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जनवरी से जून तक की ई बुक तो आ ही चुकी थी। कल जून मंथ की भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है हिंदी और इंग्लिश में। तो जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग भी ले सकते हैं जून मंथ का। और जो लोग कॉम्बो लेना चाहते हैं वो ये 6 मंथ का ई बुक ले सकते हैं। ये ई बुक्स आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी और बहुत ही किफायती दर में, समझ लो बहुत ही ज्यादा कंटेंट के साथ आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अभी हाल में पी वासुदेवन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यहां पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड पी वासुदेवन एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनको नियुक्त किया गया है। इनके पास 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है, 30 साल से ज्यादा का अनुभव है आरबीआई में काम करने का। तो ये वहां पर करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट रणनीति, बजट विभाग, ये सब वगैरह देखेंगे। अच्छा, आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार। गवर्नर तो हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के हैं। और अभी हाल ही में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। क्या मिला था? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। और 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन है। स्वामीनाथन जानकी रमन अभी ये नए नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को यह स्थापित हुआ था और आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष हुए ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय अध्यक्ष बने सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, क्लियर है ना? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला, हाल ही में ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन बना? तो दोस्तों ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है इंदौर नगर निगम। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है लगातार 6 बार से। तो अभी हाल में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नया निगम लगाया है। इसने सबसे पहले तो एक काम किया कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर पूरी तरीके से, कड़ी तरीके से प्रतिबंध लगाया। और इस कड़े प्रतिबंध के तहत इसने सबसे पहले ये किया कि 8 टन ऐसे प्लास्टिक को जब्त कर लिया पूरे के पूरे शहर से। ठीक है, 8 टन प्लास्टिक का जब्त किया और पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर। साथ ही साथ ईपीआर क्रेडिट ये प्राप्त कर लिया है। ईपीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्रेडिट प्राप्त कर लिया है इंदौर ने। इंदौर जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बार से लगातार सबसे स्वच्छ शहर बनते हुए आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य बना था और उसी का शहर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना था। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। हॉकी प्रो लीग लगातार दूसरी बार इसने जीत लिया है। पिछली बार भी यही जीता था और अपना खिताब जो है वो डिफेंड कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगर बात करें तो वो 4थे पोजीशन पर रही थी। सेकंड पर ब्रिटेन रही, थर्ड पर रही बेल्जियम की टीम। ये FIH का प्रो लीग था। तो FIH के बारे में भी जान लो। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन,
ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, पेरिस में हुई थी। कहां पर? पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। अच्छा, एक पॉइंट और है, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो हैं, ये FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल किए हैं और इसी के साथ ये शीर्ष स्कोरर भी रहे। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास साल्वेक्स आयोजित किया गया? तो दोस्तों, साल्वेक्स अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। ये 11 दिनों का सैन्य अभ्यास था साल्वेक्स जो है, और ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? ये कोच्चि शहर में आयोजित हुआ। कोच्चि कहां पर पड़ता है? केरल में, ठीक है ना। केरल के कोच्चि में ये आयोजित हुआ। 26 जून से शुरू हुआ था, 6 जुलाई को जाकर के ये संपन्न हुआ है, ठीक है ना। तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने यह अभ्यास किया है, 7वां संस्करण था इसका, और ये एक प्रकार का समझ लो कि बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास था। ये 2005 से ही होता आ रहा है। अब पिछले दिनों में जो कुछ सैन्य अभ्यास आए हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साल्वेक्स के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात किया। जिमेक्स अभी हुआ था भारत और जापान के बीच में विशाखापत्तनम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभ्यास रणविजय, ये भारतीय वायुसेना ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया। आग्नेयास्त्र भारतीय सेना के द्वारा पूर्वी लद्दाख में किया गया। खान क्वेस्ट, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, ये मंगोलिया में होता है। एक्स एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास, ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच में ओमान की खाड़ी में हुआ। एकथा नाम से अभ्यास हुआ भारत और मालदीव के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। बुलंद भारत भारतीय सेना ने अभी अरुणाचल प्रदेश में किया था। और AIME यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये हुआ सिंगापुर में। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ यूनाइटेड किंगडम में। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल को किस देश को सौंपा? तो दोस्तों, भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल को सौंप दिया है ब्राजील के पास। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप 20 देखो, ये G20 का हिस्सा है और G20 के तहत अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए भारत में ये मीटिंग्स हो रही है। अब अगली बार अध्यक्षता करेगा ब्राजील। अगली बार G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा, G20 समिट 2024 की, ठीक है ना। तो अब अगली बार जो भी मीटिंग्स होगी वो ब्राजील में होंगी। ऐसे ही स्टार्टअप 20 भी अगली बार ब्राजील में आयोजित होगा। तो जब भारत ने अपना स्टार्टअप 20 का आयोजन संपन्न रूप से करा लिया, तो उसके बाद जो मसाल है उसको सौंप दिया ब्राजील को, क्योंकि अब अगली बार ब्राजील को इसका आयोजन करना है। क्लियर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, G20 के तहत ये स्टार्टअप 20 समिट कहां पर हुआ था? इसको भी मैंने बताया था अभी पिछले दिनों के करंट अफेयर में। स्टार्टअप 20 का आयोजन दोस्तों हुआ था गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में ये आयोजन हुआ था, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप 20, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज इसमें और बड़ी न्यूज निकल करके आई कि सऊदी अरब जो है ये राजी हुआ है कि 2030 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत में ये प्रति वर्ष $1 ट्रिलियन आवंटित करेगा। ये बड़ी न्यूज है, इसको याद रखना। सऊदी अरब के द्वारा ये घोषणा की गई है। भारत G20 स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष बात करें भारत में, तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को बनाया गया है। G20 समिट सितंबर मंथ में होने वाली है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दुनिया भर के 20 जो देश हैं वो शामिल होंगे, 20 बड़ी इकोनॉमीज वाले देश शामिल होंगे। G20 के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर दुनिया भर की 80% इकोनॉमी देखा जाए तो केवल और केवल इन्हीं 20 देशों से आती है, ठीक है ना। 80%, आधे से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी यहीं पे है। और इस बार की थीम याद रखना, थीम रखी गई है इस बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में शिव कुमार सिंह को NGT का नया अध्यक्ष, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद होता है और ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है आपके सामने, जस्टिस शिव कुमार सिंह। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश रैंक के जो अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इनको फिलहाल अभी के लिए तो एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, आगे हो सकता है जल्द ही ये परमानेंट भी नियुक्त कर दिए जाएं। किसकी जगह पर आए हैं? ये आदर्श कुमार गोयल जी की जगह पर आए हैं। न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल जी ये रिटायर हुए और इनकी जगह पर नियुक्त किया गया है इनको। क्लियर। फिलहाल
न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह जो है यूपी के न्यायाधीश हैं और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यूपी का जो था डिपार्टमेंट, उसकी अध्यक्षता भी ये कर चुके हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो इनको यहाँ पर प्रमोट किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ठीक है, ये बिल लाया गया था 2009 में और पूरी तरीके से पारित हुआ 2010 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूपी पुलिस का क्रांति बैच दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं। आप लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। कल डेमो क्लास आई हुई है, तो कल जो है, कल की जो क्लास है उसको फ्री किया गया है, डेमो क्लास के रूप में आप उसे जाकर के ले सकते हो। ठीक है, तो आप जाओगे जब MGT ऐप में ओपन करोगे तो वहां पर आपको वीडियो कोड सेक्शन में जाना है और वहां से जाकर के यूपी पुलिस सिपाही बैच, खाकी बैच 52,699 पद वाले पर टच करना है। वहां पर जाने के बाद आपको डेमो क्लास के नाम से फ्री मिलेगा, फ्री डेमो क्लास, तो उसमें जाकर के आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, तो देख लो जाकर के कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो और इस बैच को ज्वाइन करो। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें जान लो आपका होने का पूरा पूरा चांसेस है। और अगर आपको कोई भी सुझाव, कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7235939467 नंबर पर। ठीक है ना, व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आप कुछ भी जानकारी इससे रिलेटेड लेना चाहते हैं तो। अगला, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों एक देश है पेरू, ये दक्षिण अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। इसने अभी हाल ही में 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट, और ये ज्वालामुखी जो है ये है इसकी एक्टिव ज्वालामुखी, यानी एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम है यूबिनास ज्वालामुखी, यानी यूबिनास वोल्केनो है, और ये पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और रिंग ऑफ फायर का भी ये हिस्सा माना जाता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, मतलब कि कई सारे ज्वालामुखियों के ग्रुप को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, तो उसका एक हिस्सा ये भी है। पेरू का मोकेगुआ में ये स्थित है यूबिनास ज्वालामुखी, तो इसी में अभी इरप्शन हुआ है। तो इसी की वजह से पेरू ने 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। क्लियर है। पेरू की राजधानी होती है लीमा, यहाँ की करेंसी होती है पेरुवन सोल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डिना बोलुआर्टे। चलिए दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर पेरू। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो दो रास्ते हैं, चाहे आप इधर लेफ्ट साइड से यानी पश्चिम साइड से आओ, चाहे आप पूर्व साइड की तरफ आप ग्लोब को घुमाओ और इधर आ जाओ। तो देखो ये ऊपर में है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नीचे है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा पेरू। कौन सा देश है? पेरू। ठीक है, तो यहीं पर पेरू देखो, इसकी कैपिटल है लीमा, ये ध्यान रखना। तो यहीं पर इसका एरप्शन हुआ है इस ज्वालामुखी का। क्लियर है बिल्कुल। तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अच्छा, एक चीज और, ब्राजील एक ऐसा देश है यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का, जो कि बहुत बड़ा देश है। वो केवल और केवल 2 देश से अपना बॉर्डर नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, केवल और केवल 2 देश हैं साउथ अमेरिका के जिनसे अपना ये बॉर्डर नहीं लगाता है, बाकी सभी से अपना बॉर्डर लगाता है। वो कौन से 2 देश हैं? एक तो ये है चिली और एक है ये इक्वाडोर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फर्म ने भारत का पहला नाविक पेश किया? तो दोस्तों भारतीय फर्म है एक एलेना जियो सिस्टम। इसने अभी हाल ही में भारत का पहला नाविक पेश किया है। ये एक अलग तरीके का, अनोखे तरीके का एक समझ लो कि डिवाइस है, और ये देखो बेस्ड ऑन PNT डिवाइस है, ये एलेना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या होगा इसको समझिएगा। ये एक्चुअली में आपके जो है मोबाइल में ही एक डिवाइस, एक चिप फिट कर दी जाएगी। ठीक है, और उसको फिट करने की वजह से समझ लो आप नाविक का यूज कर पाओगे। नाविक जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे दुनिया में जैसे अमेरिका में GPS सिस्टम काम करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे ही इसरो ने अपना नाविक बनाया हुआ है। ठीक है ना, भारत का ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये। तो अभी एलेना जियो सिस्टम ने एक नाविक नाम से एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है जो देश का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस होगा। ये नाविक चिप जो है सीधे मोबाइल फोन में ये इनबिल्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है इसका फायदा उठा सकेगा। तो आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे कि मोबाइल की कंपनियों से टाई अप करेंगे, और जैसे ही मोबाइल वहीं से इनबिल्ट होकर के आती है ना, उसी समय वो उसी के साथ लग करके आएगा। तो इसका उद्देश्य है कि रेलवे, भूमि सर्वेक्षण, दूरसंचार, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसे विभिन्न प्रकार की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी सटीक दिशा निर्देशन प्रदान की जा सके। क्लियर, गूगल पर डिपेंडेंसी कम हो सके थोड़ा सा।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अमा पोखरी परियोजना शुरू की है। अमा पोखरी परियोजना मतलब समझ लो, देखो पोखर, पोखर का मतलब होता है तालाब, तालाब या झील कह लो छोटे लेवल पर, ठीक है। अमा मतलब मेरा या हमारा, तो उड़िया लैंग्वेज में मेरा या हमारा को अमा कहते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है, मो अगर मो के नाम से आए या अमा के नाम से आए, कोई योजना अगर मो या अमा के नाम से आती है तो समझिएगा कहाँ का है, ओडिशा का है। कोई योजना अगर अगर आपको YSR के नाम से या जगन्ना के नाम से मिलता है तो समझिएगा कहाँ का है, वो आंध्र प्रदेश का है। ओके, अब यहाँ पर देखो ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने अमा पोखरी योजना जो है इसे लॉन्च किया है, जिससे ये वाटर बॉडीज को रिजुविनेट कर सकें, यानी पुनर्जीवित कर सके और उनका पुनरुद्धार कर सके, विकास कर सकें। तो इसके तहत चुना गया है 115 शहरी क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा जल निकायों को, यानी वाटर बॉडीज को। तो इनका पुनरुद्धार किया जाएगा और प्राकृतिक तरीके से किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी से मुझे याद आ रहा है एक चीज, रामसर साइट का नाम आपने जरूर सुना होगा। रामसर साइट क्या होती हैं? कुछ इसी प्रकार से दोस्तों जो वेटलैंड्स होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। रामसर पर कन्वेंशन पर एक समझौता हुआ था 1971 में 2 फरवरी को, और इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, क्योंकि वेटलैंड पर कन्वेंशन पर यह समझौता हुआ था ईरान के शहर रामसर में, ठीक है। तो रामसर साइट ऐसे घोषित की जाती है। भारत में अब तक ऐसे 75 रामसर साइट जो है इसको घोषित किया जा चुका है, जिसमें से अगर बात करें पहली रामसर साइट कौन थी, तो पहली रामसर साइट दोस्तों चिल्का लेक थी। चिल्का लेक, और चिल्का लेक कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में ही तो है। चिल्का लेक भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, झील है। और अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो आप बताएंगे सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा सुने हो ना, ये सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत का। अच्छा, इसी से मिलती जुलती दोस्तों एक परियोजना उत्तर प्रदेश में भी लाई गई थी। उत्तर प्रदेश में ना अमृत सरोवर के नाम से एक परियोजना शुरू की गई थी। तो अमृत सरोवर योजना के तहत ना सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश का एक है रामपुर जिला। तो रामपुर जिले में सबसे पहला अमृत सरोवर जो है ये स्थापित किया गया था। इसके तहत सरोवरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। तमीम इकबाल, इन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा कर दी है। एक्चुअली में अभी बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में सीरीज हो रही थी, वनडे सीरीज, और उसमें इन्होंने अपना प्रदर्शन देखते हुए मतलब अचानक से अनाउंस कर दिया कि अब हम जो है संन्यास ले रहे हैं, अब हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट से ये संन्यास की घोषणा कर दी है। 16 साल लंबा इनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर रहा। 239 वनडे मैच ये खेले बांग्लादेश के लिए, जिसमें 8,313 रन भी बनाए। 14 शतक और 56 अर्धशतक भी इन्होंने लगाए थे। काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में मिली हार के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। और ऐसे टाइम पर लिया है जब देखो इंडिया में वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। ओके, फिलहाल हम लोग को क्या करना है, टॉप 10 करंट अफेयर आज की हो चुकी है। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है रिवीजन का। तो रिवीजन में हम लोग करेंगे हाल ही में भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है RVNL। और देखो 13वीं नवरत्न कंपनी यानी 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, 12 महारत्न कंपनियां हैं, ये भी ध्यान रखना। महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। अमेरिका ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में श्रीलंका के गवर्नर के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। और दलाई लामा व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए अभी 64 वर्षों के बाद। और अभी यही देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कहां पर, यूपी SSC के वीडियो के एग्जाम में, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में। बाकी सभी चैनल वाले जो है जब ये क्वेश्चन देखे तो कह रहे हैं कि बताओ ये 64 साल पहले का की क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये स्टैटिक है। लेकिन उनको ये नहीं पता ये करंट अफेयर ही था, अप्रैल महीने का ही करंट अफेयर था। एक्चुअली में वो 64 साल बाद अब जाकर दिया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। लेकिन सभी लोग इसको कवर ही नहीं किए थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर देखो आपको बताया गया था, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही भले दिया जाता है, लेकिन आप यकीन मानो वो 10 क्वेश्चन प्योर ऑथेंटिक होते हैं। बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया जाता है। चलो आगे। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVGB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीकांत भांडेवाद को। मसाला ब्रांड KBM स्पाइसजेट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया परिणीति चोपड़ा को। इसके अलावा तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा 2023 में। और अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया ने दिवाली को आधिकारिक रूप से छुट्टी घोषित कर दिया है।
शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके, स्टेडियम का नाम नहीं कहेंगे, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर कर दिया गया है। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है गोवा में। देखो, गोवा में ये 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया, 37वां राष्ट्रीय खेल। और 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड नीली वेंदापुरी को मिला है। इसके अलावा गांगूबाई काठियावाड़ी जो है ये 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीती है। हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर अभ्यास हुआ है। और अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। और शशि शेखर वेम्पति ने कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम से पुस्तक का विमोचन किया है। एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है पाकिस्तान। एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया डॉक्टर मोनिसा कपूर ने। आईआईटी संस्थान आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भारतीय दिग्गज मुक्केबाज कौर सिंह का निधन हो गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री मिल चुका था। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग पहुंचते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस पर। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। कल मैंने पूछा था, ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है। 1888 से इसकी शुरुआत हुई थी। AIFF वर्ष 2022-23 का उदयमान फुटबॉलर बना है आकाश मिश्रा। इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसने पाया हुआ है। आज का क्वेश्चन क्या है? जिमेक्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। दूसरा, भारत में मनुष्यों में जूनोटिक रोग जो है वो किसके द्वारा फैलते हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्विज PDF आपको MJT ऐप पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।